नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय संग्रिया से अपने कक्षा 10 लेसन 13वां हमारा पर्यावरण इसका एक भाग कर चुके हैं और दूसरे भाग को अपने शुरू करते हैं। तो देखो, पोषी स्तर आहार श्रृंखला के बारे में अपने पढ़ा था कि आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला के जैविक घटकों को ही पोषी स्तर कहते हैं जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इसमें नियम है 10% नियम। इसमें एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और जबकि जो 90% ऊर्जा है वो वर्तमान पोषी स्तर के जैव कार्यों में ही उपयोग होती है। 90% ऊर्जा वहीं रहती है, उसी के अंदर जैव कार्यों में उपयोग होती है और 10% ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, स्थानांतरण होता है। तो इसीलिए इसे 10% नियम कहते हैं। इसके बाद जैव आवर्धन। आहार श्रृंखला में जो हानिकारक रसायन की मात्रा होती है वो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, उसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। कि जो हानिकारक रसायन है वो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं तो दूसरे में फिर क्या हो जाती है, उनकी वृद्धि हो जाती है और इसी प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। इसके बाद आहार जाल। जो आहार श्रृंखलाएं हैं, आहार श्रृंखला तो अलग अलग होगी थी। जैसे ये एक आहार श्रृंखला है कि पौधे को चूहे ने खाया, चूहे को चील ने खाया, एक आहार श्रृंखला होगी। पौधे को खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खाया, तो ये एक आहार श्रृंखला होगी। इसी प्रकार ये एक आहार श्रृंखला होगी। जब ये आहार श्रृंखलाएं सारी मिल जाती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। आहार श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती है? आहार जाल बनाती है। आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है और एक जाल का रूप धारण कर लेती है तो उसे ही क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। कि एक चक्कर बन जाता है लगातार तो उसे क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। कि जो पौधे को तिल चट्टा भी खाता है, पौधे को खरगोश भी खाता है, खरगोश को भी चील खाती है और फिर तिल चट्टे को मेढक और मेढक को फिर सांप और सांप को फिर चील। इस प्रकार ये आहार श्रृंखला मिलकर क्या बनाती है? आहार जाल बनाती है। इसके बाद पर्यावरण की समस्याएं। पर्यावरण में बहुत सारी समस्याएं हैं। ये परिवर्तन होते हैं पर्यावरण के अंतर्गत, वो हमें क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। हमारी जो गतिविधियां हैं वो भी पर्यावरण को प्रभावित करती है और पर्यावरण में इसके संबंधित बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है हमारी दैनिक जीवन की गतिविधियों से। तो देखो, पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं मेन जो है, सबसे पहली ओजोन परत का अपक्षय और दूसरी अपशिष्ट निपटान। ओजोन परत का अपक्षय, ये ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। इसमें 3 परमाणुओं से बनता है। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो हमारी रक्षा करता है। यह सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी विकिरण होती है इससे पृथ्वी को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां, त्वचा कैंसर आदि से भी रक्षा करता है। कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है तो जिससे बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी निपटान होता है, उनसे भी हमारी रक्षा होती है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और समताप मंडल हमारे एक वायुमंडल का हिस्सा है। ओजोन का निर्माण कैसे होता है? जो ऑक्सीजन है, पराबैंगनी विकिरण एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है तो जिससे वो 2 ऑक्सीजन के अलग अलग परमाणु के रूप में अलग हो जाते हैं और फिर एक ऑक्सीजन का परमाणु O2 के साथ मिलकर O3 ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन परत का ह्रास कैसे हुआ? 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी। पहली बार मोटाई कब देखी? 1985 में। कहाँ देखी? अंटार्कटिका में देखी। ओजोन की मात्रा की इस तीव्रता से गिरावट का जो मुख्य कारक था वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कहते हैं, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को माना गया है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों में, अग्निशमन में, शीतलन को प्रदान करने के लिए किया जाता है। AC में हो गया, एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में और अग्निशमन इनमें किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितनी अधिक मात्रा में ये वातावरण में निकलती है ओजोन परत को उतना ही अधिक नुकसान होता है। पहली बार इसकी मोटाई में कमी 1985 में देखी गई और कहाँ देखी गई? अंटार्कटिका में देखी गई।
ओजोन की मात्रा की तीव्रता में गिरावट का जो मुख्य कारक था वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था। फिर इसके बाद देखो 1985 में तो पहली बार देखी गई थी। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, में सर्वानुमति बनी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत बैठक हुई 1987 में, उस पर फिर सहमति बनाई कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्पादन है इसके स्तर को एक सीमित रखा जाए, इससे अधिक न हो, ताकि ओजोन परत में जो नुकसान हो रहा है, इसमें जो छेद हो रहे हैं, मोटाई में कमी हो रही है, वो क्या हो, कम हो। ये था अपना पहला। दूसरा है कचरा पर अपशिष्ट निपटान, इससे संबंधित है कचरा प्रबंधन। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो कि पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक मात्रा में कचरा इकट्ठा तो हो जाता है, लेकिन उसका निपटान कैसे किया जाए ये किसी को नहीं पता, जिससे हमें पर्यावरण संबंधी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसमें देखो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। हमारे कचरे में सारे दोनों प्रकार के कचरा अलग अलग होता है। जैव निम्नीकरणीय में तो वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनको अपघटन किया जा सके, उन्हें छोटे छोटे घटकों में तोड़ा जा सके। ये उदाहरण फल सब्जियों की जो छिलके होते हैं, जूट का कागज आदि, इनका छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के द्वारा इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जा सकता है, इनका अपघटन संभव है। तो ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे होते हैं जिनको घटकों में नहीं बदला जा सकता, जिनका अपघटन संभव नहीं है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातु आदि। तो कचरे में तो दोनों प्रकार के होते हैं। पहले हमें कचरे में पता होना चाहिए कि कौन से जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आते हैं और कौन से अजैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आते हैं, फिर हम उसी अकॉर्डिंग ही अपशिष्ट का निपटान कर सकते हैं। इसके बाद इसकी समस्या को कम करने के जो उपाय हैं, तो देखो पहला पॉइंट, हमें जैव निम्नीकरणीय व अजैव निम्नीकरणीय कचरे को अलग अलग करना चाहिए। पहला काम यही है हमारा कि इनको अलग अलग करना चाहिए। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को पुनः चक्रण हेतु कारखानों में भेज देना चाहिए, जिससे इन्हें पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है इनका पुनः चक्रण संभव है, इन्हें पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, इसीलिए इन्हें अपने पुनः कारखानों में भेज सकते हैं। और जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का प्रयोग खाद्य बनाने के लिए करना चाहिए, जिससे पौधों की इनका प्रयोग खाद्य बनाने के लिए करना चाहिए, जिससे पौधों की उच्च कोटि की जो खाद्य है वो उपलब्ध हो सके, इनसे खाद बन सकती है। तो ये अपना जो चैप्टर था 13वां हमारा पर्यावरण पूरा हुआ।